ईरान को टेंशन है क्योंकि अब इजराइल के साथ यहां पर अमेरिका भी कूद चुका है, लेकिन अमेरिका के कूदने की वजह और अमेरिका के कूदने के साथ उन बमों का भी नाम सामने आया जो बहुत घातक बम कहे जाते हैं, जिन्हें फोर्डो की न्यूक्लियर सेंटर साइट पर अमेरिका ने गिराया, जहां पर सैटेलाइट मैप में 6 बड़े बड़े छेद दिखाई पड़ रहे हैं। यह बम है GBU-57 बंकर बस्टर बम, इनका नाम होता है। इन बमों के वजन की बात करें तो एक बम का वजन करीब 13,600 किलो होता है। B2 बॉम्बर जो कि 40,000 पाउंड तक का पेलोड उठा सकते हैं, उनमें ही ये बम आ सकते हैं। ईरान पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए। अब 13,600 किलो एक बम का वेट है, तो 12 के हिसाब से करीब 1,63,200 किलो बारूद इन जगहों पर अमेरिका ने गिराया है। और इस बारूद के जरिए अंदर कितनी तबाही हुई है वो अब तक सामने नहीं आया है। ईरान भले ही कह रहा हो कि इसकी न्यूक्लियर साइट ठीक है, लेकिन इन बंकर बस्टर बम में मौजूद बारूद इस बात की गवाही देता है कि अगर ये गिरे हैं और इनको स्वीकार किया गया है तो तबाही बहुत जबरदस्त मची है, क्योंकि ये बंकर बस्टर बम एक बार में 60 मीटर नीचे तक गहरा जाकर मार कर लेते हैं। और जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि इनकी लोकेशन जीपीएस के जरिए लेकर दूसरा बम भी ठीक उसी जगह पर निशाने पर लगाया जाता है। मेरे साथ इस वक्त विपिन शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा, इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मुल्क कहा जाता है कि न्यूक्लियर देश है, हालांकि उसने डिक्लेयर नहीं किया है। अगर ईरान अपनी सेफ्टी के लिए या अपने फ्यूचर मकसद के लिए खुद को एक डेटरेंट के तौर पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास बनाता है, रखता है, तो ये कितना गलत है और कितना सही है? विपिन जी। जी देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात तय है कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था अमेरिका की तरफ से, वो क्लासिफाइड ऑपरेशन था। उसमें 2 फैक्टर्स बड़ी अहम भूमिका निभाई उन्होंने, डिकॉय एंड डिसेप्शन। तो मतलब दुश्मन को पता नहीं चला कि अमेरिका की तरफ से ये अभूतपूर्व कार्रवाई हो रही है। और निश्चित बात है कि ये कोई साधारण परिस्थितियां नहीं है। और उसके साथ साथ क्योंकि अब देखिए बिल्कुल एक साफ रास्ता है ईरान के पास कि वो जो एनपीटी है, जो समझौता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उस समझौते से बाहर निकल जाए। तो ये संकेत भी दिया ईरान ने, और ईरान ने तो दबाव डाला है यूएन पे, यूएनएससी पे, कि ये जो अमेरिका ने करा है वो उल्लंघन करा है ये सारे नियमों का। तो यहाँ इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में क्या औपचारिक तरीके से ईरान एनपीटी से बाहर निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये युद्ध की स्थिति बन गई है और बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और खुद खुल के, पहले ईरान आया अब अमेरिका आया है, तो यहां पर अब किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी कीमत चुकाने के लिए ये दोनों मुल्क तैयार हैं। और इजराइल तो वैसे भी जाना जाता है बड़ा दिलेर मुल्क है। तो यहां पर अभी जरूरी बात है कि क्या इस जो अभी स्थिति बनी है उस पे जो डी एस्केलेशन की बात चल रही है वो किसकी तरफ से होगा, क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप, हास्यास्पद है बड़ी बात, देखिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति की वो मध्यस्थता करेंगे, तो अब जो स्थिति वो लेके इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो अमेरिका और ईरान के जो नाते हैं वो ये सबसे ज्यादा एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ गए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जरूरी बात है कि अब मध्यस्थता कौन कराए, क्योंकि अगर ये विश्व युद्ध तीसरे की परिस्थिति ना बने तो वहां पर बीच बचाव कौन करेगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस किसका होगा। कि एक तरफ तो दावा बड़ा बड़ा कर रहे थे, रुवांडा और कांगो के बीच में मध्यस्थता शांति उन्होंने कराई स्थापित डोनाल्ड ट्रंप ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दावा करते थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खोखले दावे थे। तो वहां पर ऐसी स्थिति में क्या अब इस जो स्थिति बनी हुई है ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो वहां पर उसके बीच में विराम कौन लाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो ये बड़ा भयावह हो जाएगा और वैश्विक स्तर पे, क्योंकि अगर बाकी मुल्क भी कूद पड़े इसमें, अभी तो शांत बैठे हैं। लेकिन इस बीच 2 जरूरी बातें देखिए, जो अरब वर्ल्ड को डिवाइड करा है या 2 फाड़ में बांटा है, उसके पीछे जग जाहिर है अमेरिका का हाथ है। और डिप्लोमेसी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, कि यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की बात करें उसकी एक अलग अहमियत है। तो वहां पर बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, और कूटनीति जो है हमारी। और वही अमेरिका की कूटनीति की बात करें कि एक तरफ वो संकेत दे रहे थे कि पाकिस्तान के
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध करा था कि पहलगाम में जो 69 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं बोथ इंडिया एंड अमेरिका पाकिस्तान आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद देम एंड दे आर ऑल न्यूक्लियर पावर्स। तो अपने आप में इसके मायने, तो इसका मतलब सरल भाषा में अगर हम समझाएं दर्शकों को, तो इसके मायने ये है कि एक साथ सबको दुश्मन नहीं बनाना चाहता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, इसीलिए डिवाइड एंड रूल की नीति पे चल रहे हैं, अरब वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइड एंड रूल। और ये पूरी तरीके से उनकी डिप्लोमेटिकली एक कोशिश है कि वो इस इलाके में अपना वर्चस्व बना के रखे। लेकिन कई सवाल और उनके जवाब भी इस वक्त लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। हम कुछ सवाल रखते हैं, उनके जवाब क्या हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर हमला कैसे किया, ये लोग पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, 3 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए यह हमला किया गया है। अगला सवाल जो लोगों के दिमाग में है कि फोर्डो परमाणु साइट पर GBU-57 बंकर बस्टर बम से ही हमला क्यों किया गया। तो GBU-57 बंकर बस्टर बम में गहरे बंकरों को उड़ाने की ताकत है। ईरान में 100 मीटर की गहराई में बताए जाते हैं बंकर बस्टर बम है, और एक GBU-57 बम करीब 60 मीटर तक अंदर जाकर धमाका करता है। तीसरा सवाल, अमेरिका को ईरान के खिलाफ खुली जंग में क्यों उतरना पड़ा। तो परमाणु शक्ति बनने की राह पर ईरान था, और इसके लिए वो इलाके में कई देशों के लिए खतरे के तौर पर था। खामनेई से ट्रंप को आखिर दिक्कत क्या है। जवाब इसका ये कि खामनेई ने कई बातें नहीं मानी हैं ट्रंप की, या कई बातें नहीं सुनी हैं। सवाल ये कि क्या अब 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। तो इसका जवाब यहां पर है कि लगता तो ऐसा ही है कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, कि अगर आगे दोनों ही तरफ से देश इकट्ठा होने लगे तो स्थिति वही होगी जो 1942 से 45 के बीच में थी। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, मैं आपका रुख करता हूं। वॉर के लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, हम लगातार इस पर बात करते रहे हैं और देखते समझते भी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन में थे। वो वाशिंगटन की उनकी यात्रा क्या बात